आइडिया देना था मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? क्लियर हुआ? बहुत अभी अंदर घुसना नहीं है, एक ओवरव्यू कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ। हेलो? यस सर। ठीक, यस सर। चलो। नेक्स्ट है रोबस्ट एंड सिक्योर जावा प्रोग्राम कैन नॉट हार्म अदर सिस्टम। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जावा का, क्योंकि जावा जो है सर्वर पे रन करता है, क्लाइंट पे नहीं आता। अब क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी हम जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी जीमेल या ये सब खोलते हैं तो दिस इज क्लाइंट। अब जब हम जीमेल से हमारी मेल खुल के आती है वो सर्वर से आती है और हमारे क्लाइंट पे, मेरे बॉक्स पे खुल रही है, आपके बॉक्स पे खुल रही है आपकी जीमेल, तो वो क्लाइंट होता है। तो जो चीज़ सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा और क्लाइंट पे सिर्फ क्लाइंट स्पेसिफिक यानी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें रन कर रही हैं, तो वो कभी भी आपके क्लाइंट को हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, जो सर्वर से रन हो के आता है, जो क्लाइंट पे आके एग्जीक्यूट करे वो हार्म कर सकती है कि क्लाइंट को रिसोर्स को यूज कर रहे हैं सारा। तो सर्वर से ही वो पूरा एग्जीक्यूटेबल जो कंपेटेबल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होता है, वो सर्वर जावा का खुद सर्वर आते हैं कई सारे, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, वो सारे सर्वर्स कन्वर्ट करके देते हैं क्लाइंट को। तो जिसकी वजह से ये क्लाइंट मशीन को हार्म नहीं करता, प्लस सिक्योर्ड भी है। जावा का एप्लीकेशन को जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता, हैकर्स। स्ट्रॉन्ग मेमोरी एलोकेशन, ये अपनी खुद की जावा की होती है गार्बेज कलेक्टर, एक GC कहते हैं, गार्बेज कलेक्टर। वो क्या करता है, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन हमारा चलता है, आप लोग देखे होंगे मोस्टली कहाँ पे, सर्विसेज। अगर मैं इसी अपने मशीन की बात करूं, सॉरी सर्विसेज नहीं, वो क्या होता है, टास्क बार, टास्क मैनेजर। तो आप देखोगे कई सारे एप्लीकेशन, ये टास्क मैनेजर क्या बताता है, देयर आर वेरियस एप्लीकेशन रनिंग ऑन माय सिस्टम, इतना ये एप्लीकेशन, इतना CPU, इतना मेमोरी, इतना डिस्क, इतना नेटवर्क यूज कर रहा है। तो जैसे मैं बात करूं कुछ इक्लिप्स का, जावा का, इसमें कुछ इक्लिप्स भी रन कर रहा होगा या कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वो रन कर रहा होगा, उसको मेमोरी, एक मिनिमम और मैक्सिमम मेमोरी दिया होगा सिस्टम। तो जब सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सब कुछ लेता है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मेमोरी 16 GB का, 16 GB एक ही सॉफ्टवेयर को मिल जाए ना, आपको मैक्स एलोकेशन होता है एक सॉफ्टवेयर। किसी का म्यूट नहीं है? राहुल, हाँ। तो मैक्स एलोकेशन होता है हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर के लिए। तो जब मैक्स एलोकेशन होता है तो भाई आपकी सॉफ्टवेयर अगर 24/7 रन कर रही है तो मेमोरी तो वो एलोकेट करता ही रहेगा, सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। अनयूज्ड बहुत सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को अगर रिकलेक्ट करके सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, एक दिन गंदगी बन बढ़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक ये लेता हूँ, जैसे मान लो हम लोग घर में रहते हैं, अगर घर की सफाई 1 महीना नहीं करे तो क्या हालत होता है घर का, गंदगी से भर जाता है। ठीक है, और वही 1 शताब्दी छोड़ दो तो दीमक खा के घर ढह जाएगा। ठीक, तो उसी तरह सफाई, अगर गार्बेज को कलेक्ट नहीं करके फेंकोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं। तो वो रियल टाइम में जब आपका एप्लीकेशन 24/7 चला रहे हो, तो जो गार्बेज है, गंदगी निकलेगी, हर जगह से गंदगी, शरीर से भी गंदगी निकलती है, तो हर जगह की गंदगी को कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस बना हुआ है कि आपको उसको कलेक्ट करके फेंकना है और फिर से क्लीन करके फिर से रीयूटिलाइज करनी है। तो उसी तरह है कि हमारी जो मेमोरी है, अनयूज मेमोरी, फिर से अगर नया रिक्वेस्ट आएगा नया मेमोरी का, तो हम अनयूज मेमोरी को रिकलेक्ट करेंगे तब ही यूज कर सकते। तो ये काम JVM करता है, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बस एक फिक्स्ड मेमोरी साइज दे दिया जावा को कि उसकी प्रोग्राम रन कर रही है।
अब उस फिक्स्ड मेमोरी साइज में मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने का काम जेवीएम का होता है। वो बहुत अच्छे से इसका लिखा है इंटरनली कि ऑटोमेटिक गार्बेज को कलेक्ट करता रहता है। इसका मेमोरी एलोकेशन इसलिए बहुत स्ट्रांग है। तो जावा का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इंडिपेंडेंट, रॉबस्ट एंड सिक्योर, ये भी आता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, बेसिकली डायनेमिक वर्ड यूज होता है जितने भी हम रन टाइम में मेमोरी, जितनी भी मेमोरी बनाते हैं जावा में, वो रन टाइम में बनाते हैं। जब कोड हमारा जेवीएम, दो फेज में जावा होती है ना, एक कंपाइल होती है, दूसरी रन होती है। तो जब रन करती है जेवीएम, उस समय उसकी मेमोरी एलोकेट करता है। रन करते समय, कंपाइल करते समय कोई मेमोरी का एलोकेशन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, वो बस बाइट कोड कन्वर्जन होता है। तो रन करते समय ही सारी मेमोरी एलोकेट होगी, तो हर चीज डायनेमिक है जावा में, स्टैटिक कुछ नहीं है। स्टैटिक है सिंटैक्स चेक करना, कुछ चीजें स्टैटिक है, वो बात करेंगे, लेकिन जितनी मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम में होती है। इसी वजह से जावा का परफॉर्मेंस भी बहुत हाई होता है, क्योंकि बाइट कोड को सिर्फ हाईली ऑप्टिमाइज बाइट कोड होता है, उसको जेवीएम को एग्जीक्यूट करना होता है, वो फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जेवीएम जो लिखा गया है वो भी मच फास्टर है। दैट्स वाई जावा की जो सॉफ्टवेयर जितनी बनती है वो सर्वर साइड बनती है, सारी सर्वर साइड सॉफ्टवेयर मोस्टली जावा में ही बनाते हैं, इसलिए नेटवर्किंग की जहाँ भी काम होगी वो जावा में होगी। तो आपकी डब्ल्यू पे मोस्टली जो वेबसाइट सब हैं, अगर फ्रंट एंड कुछ और है तो बैक एंड में जावा मोस्टली रहता है, प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इशू सबसे ज़्यादा होती है, प्लस उसका ऑप्टिमाइज वे में गार्बेज कलेक्शन, ये सारी चीज़ें। ऐसा ना हो कि मेरी वेबसाइट चल रही है 10 दिन में बंद होती है, तो वैसा कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। सिस्टम पे 1000 यूज़र का लोड आ गया, स्लो हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं करेगा, आपका यूज़र धीरे-धीरे कम हो जाएगा। आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब यूज़ करते हो, अगर वो बंद होने लगे, सही से रिस्पॉन्ड ना करे, कोई यूज़ करेगा? अगर उसमें पेमेंट करते समय कुछ फ्रॉड होने लगे, कोई यूज़ करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो बैकएंड स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसीलिए ये सब जावा में है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, है तो बहुत सारे फीचर आप देखोगे, लेकिन ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये जैसे आप लोग चलाते हो मैंने टास्क मैनेजर खोला था। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजर में बेसिकली ये मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहा है, एंड ईच एप्लीकेशन इज कंट्रोलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एप्लीकेशन का अपना एरिया है, जैसे ये क्रोम है, क्रोम का अपना एरिया होगा, वो मेमोरी यूज कर रहा है, कुछ सीपीयू यूज कर रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट किया है। तो अगर इस तरह का कोड लिखो, जैसे आपने अभी ऑड इवन का प्रोग्राम लिखा, तो उसमें क्या है देखोगे, फर्स्ट लाइन पहले मेन एग्जीक्यूट करेगी, फिर स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड लाइन, फिर उसके बाद आइंटीनम एलोकेट होगा, फिर इफ कंडीशन चेक होगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा, आफ्टर दैट एससी डॉट क्लोज होगा। तो 4-5 लाइन का कोड को वन बाय वन लाइन, अगर सीपीयू मेरा इतना फास्ट होता है, अगर सीपीयू को एक काम दूं कि भाई एक काम ये करो, और वो मैक्सिमम टाइम आइडल बैठा रहे, तो सीपीयू क्या है, एक मशीन है, मशीन को तो हम लोग इंसान पे तो रहम नहीं करते, मशीन पे क्या रहम करेंगे। तो मशीन को तो हम चाहेंगे फुल जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, तो हम चाहेंगे कि यार उसको मल्टीपल काम दे दो। तो हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल पाथ ऑफ, अभी क्या सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन चल रही है, मतलब मेन से स्टार्ट हुआ एंड हुआ एक पाथ, लेकिन अगर उसी प्रोग्राम में हम कई पाथ निकाल दें और सीपीयू को बोले ये कैसे होता है, वो मल्टी थ्रेडिंग, ये सब चैप्टर में देखेंगे कैसे करते हैं। एक आइडिया बस दे रहा हूँ कि एक ही साथ हम कई सारे काम को बोलते हैं करने के लिए। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक सर्वर से मुझे 1000 फाइल रोज डाउनलोड करनी है अपने मशीन पे,
और हमने एक प्रोग्राम लिखा, वो पहला फाइल को जाता है, उठाता है, डाउनलोड करता है, दूसरा फाइल को जाता है, उठाता है, डाउनलोड करता है। हर फाइल को उसको 10 मिनट लगता है, तो 1000 फाइल में 10,000 मिनट लगेगा। और सीपीयू हमारा खाली रहता है, मैक्सिमम देख रहे हैं 5% 10% सीपीयू यूज हो रहा है, मेमोरी भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो हम चाहेंगे ना यार, कुछ ऐसा काम हो कि एक ही प्रोग्राम में रन करे, लेकिन वो 100-100 के बंच में काम करे। कि हम 1000 फाइल है तो 10 पाथ कुछ निकाल सके, 10 चैनल निकाल सके, 10 पोर्ट एक ही प्रोग्राम में। हर पोर्ट को बोले अच्छा 1 से लेके 100 तक तुम फाइल लाओ, 101 से लेके 200 तक तुम लाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा सीपीयू हो सकता है 60-70% यूज हो, और मेमोरी भी 80-90% यूज हो, लेकिन टाइम कम लगेगा। जो 8 घंटे में काम होता था, 3 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। इसी को कहते हैं मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, वो प्रोग्रामेटिकली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, एक आइडिया दिया हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज है। देखो, कॉलेज लेवल पे अगर आप लोग उस तरह सीखो, सिखाया जाए रियल टाइम में, जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रोग्रामेटिक यूज करो, तब मजा आए ना। सिर्फ थ्योरी थ्योरी जानने से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो एक डेवलपर के लिए जरूरी है जानना, अदरवाइज फिर डेवलपमेंट बेकार है। तो आज इतना ही रहने दूं या आगे कराऊं, आप लोग के ऊपर।